बाकी जो फैक्टर्स होगी वो सारी चीज़ें वैसे ही ठीक है। स्टार्ट करते हैं ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो स्क्वाड है वो मोबाइल ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़। आपके सामने अनाउंस करना था, तो शुरू करते हैं। ओके जी, सलमान अली आगा कैप्टन, अबरार अहमद, बाबर आजम, अगेन अभी इसके बाद भेज भी देंगे रजा भैया। ओके, द टीम इज आगा सलमान अली कैप्टन, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान एंड उस्मान तारिक। थैंक यू। आपको मैसेज भी अभी आ गया, आप उसे कॉपी कर सकते हैं। आखिर मैं पूछना ये चाहूँगा कि हारिस रऊफ इसमें स्क्वाड में नहीं है। अगर ट्रेंडी अगर देखा जाए, कोच भी बैठे, अगर उनसे मैं बात पूछ भी लेता हूँ उनसे भी, अगर हारिस रऊफ अगर नहीं खेले एशिया कप के बाद, लेकिन करंटली वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, तो क्या ऐसी वजह है कि क्या उनसे आपका एतमाद उठ चुका है, या उनके ऊपर जो लेबल सोशल मीडिया पे लगता है, आप लोगों ने भी उसके ऊपर वही लेबल लगा दिया है कि वो डेथ ओवर में आकर हमें सिर्फ हरवाता है, जितवाता नहीं है? नहीं, देखिए, हम उस तरह से नहीं सोचते। हम तो ये सोचते हैं कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और वहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर क्या हो सकता है। रऊफ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान खेल रहे हैं, बट अभी अगर आप देखें तो रीसेंट पास में एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक डिफरेंट डेवलप हो रहा है। सो आई थिंक कि कंडीशंस को देख के आप कहाँ पे श्रीलंका में ज़्यादा मैचेस है तो वहाँ पे आपकी बेस्ट जो कंपोजिशन है, बॉलिंग कंपोजिशन, वो क्या हो सकती है, उसको जेहन में रखते हुए ये टीम बनाई है। आगे भाई, कुछ 2024 से ही हम सुन रहे थे कि हम सीनियर्स, मतलब स्पेशली हम सोचते थे कि T20 से बाबर आजम जो है वो नहीं होंगे। अब फिर वो आए हैं। अब यहाँ पे वही दलील फिर आ जाती है कि अभी रिसेंटली जो उन्होंने क्रिकेट खेली वो T20 की उस क्रिकेट को मैच नहीं कर रही थी जो इंटरनेशनली चल रही है। तो अब इसके पीछे क्या दलील है कि बाबर आजम को हम T20 और दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा बना रहे हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी? देखिए, उसमें अभी जैसे इमरान ने बात की है, तो बात यह है कि आप कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होती है, कुछ एशिया में होती है, तो जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उस हिसाब से आप देखते हैं कि एक प्लेयर की वैल्यू क्या है। बाबर चूँकि अगर लास्ट आप एशिया कप में भी देखें तो हमें ये फील हुआ कि एक ऐसा बैट्समैन, ऐसी पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं जिसमें चैलेंजिंग कंडीशंस आ सकती हैं, उसमें टीम के स्क्वाड में होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक रोल है जिसकी वजह से कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। तो आपको कई दफ़ा ऐसे प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाना पड़ता है। आके भाई, अभी आपने बात की है कि बाबर आजम को एज अ टेक्निकली एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए जिसको हर कंडीशन में वो खेल सकता है। तो आप तो फास्ट बॉलर रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो फास्ट बॉलिंग हमारा एक पिलर होता था, चाहे कोई कंडीशन हो, स्पिनिंग ट्रैक्स हो, फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स हो, तगड़े 3 फास्ट बॉलर जरूर होते थे। या प्रोड्यूस नहीं हो रहे, आपको कॉन्फिडेंस शेक हो गया फास्ट बॉलर के ऊपर,
या आप समझते हैं ये जो क्रिकेटिंग अब वाली क्रिकेट हो रही है इसमें फास्ट बॉलर का किरदार कम हो गया? देखिए वो चेंज होगी ना, गेम चेंज हुई है, कंडीशंस चेंज हुई हैं। हम एट टाइम्स जब बॉलिंग की बात करते हैं तो हम मिक्स कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 में एक जैसी चॉइसेस नहीं हो सकती। अब एट टाइम्स आपने अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई है बांग्लादेश में, आपने देखा कि बॉल वेट हो जाता है, रात को क्रिकेट हो रही है। वो जो हमारा जो 90s वाले ना, उस एरा से हम बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो उस तरह की रिवर्स स्विंग होना, उस तरह की कंडीशंस मिलना, और जो वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट। तो इस वजह से आप वो नहीं कोई भी मिसाल दे सकते कि नहीं। देखिए मैंने तो पहले ही कहा कि जो कंडीशंस होती हैं ना, देखिए एक होता है 180 टू 200 हाई स्कोरिंग क्रिकेट एट टाइम्स होती है। एट टाइम्स जो लास्ट एशिया कप में भी आपने देखा कि कई दफ़ा बड़ी पिचेस चैलेंजिंग हो जाती हैं, उसके ऊपर आपके 200 प्लस रन्स वाले मैचेस फिर नहीं रहते, तो आपको चाहिए होती है टेक्निकल साउंड बैट्समैन बीच में। जी सलमान, आपसे क्वेश्चन है कि पिछली दफ़ा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी उसका इंडिया को बड़ा एडवांटेज हुआ था। उसमें सारे मैचेस हमने यूए में खेले थे और उसको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया था, ये जो अनफेयर एडवांटेज है। तो ये अब अनफेयर जो एडवांटेज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अपने सारे मैच खेल रहे हैं वहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की यही परफॉर्मेंस होगी, एडवांटेज हो गया आपको जो इंडिया ने लिए थे? सर ये एडवांटेज तो है, मतलब कि इस बात से अगर आप मतलब ऑनेस्टली देखें तो ये एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि सब टीम्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी डिफरेंट होटल्स में, डिफरेंट ग्राउंड्स में। हम क्योंकि कोलंबो में 2-3 ग्राउंड है, हम वहाँ पर खेलेंगे लेकिन हम एक होटल में रहेंगे। ये एडवांटेज तो ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो तब भी जीत जाएंगे। आप इंडिया की बात करें, उन्होंने वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली तो वो तभी जीते थे। हमको भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तभी हम जीतेंगे। और हम, हाँ, अगर आप बात करें एडवांटेज की तो वो ज़रूर होगा। मैं थोड़ा सा बैक बात करूंगा कि 2023 का एशिया कप हमने यहाँ पर श्रीलंका में खेला और हम पहले राउंड से ही बाहर हुए, सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमने अमेरिका में जाके खेला, पहले राउंड से बाहर हुए। चैंपियंस ट्रॉफी हमने 2025 की अपने होम ग्राउंड पर खेली, पहले राउंड से बाहर हुए। कितना सख्त आपका इम्तहान होगा? और दूसरा ये कि आप हमेशा कहते हैं कि श्रीलंका की जो विकेटें हैं वो 200 रन वाली नहीं है, तो क्या पाकिस्तान का वहाँ पर पार स्कोर होगा कि पाकिस्तान टीम वहाँ पर मैच जीत सके? बिल्कुल, 3 जो पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, अच्छी नहीं है। और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है। और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे। और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो नहीं सकते। और वर्ल्ड कप ज़रूर चैलेंजिंग होगा और हम उसके लिए रेडी भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। और पार स्कोर क्या होगा, लेकिन मुझे अभी ज़ाहिर पता तो नहीं है कंडीशन हमें वहाँ क्या मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मली श्रीलंका की कंडीशन, हमने जब भी हम वहाँ गए हैं या टीवी पे या कहीं भी मैच देखें, तो वहाँ पर मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है। स्पेशली प्रेमादासा में जो कोलंबो में है, वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है। हाँ, लेकिन आपको वहाँ जाकर कंडीशन ज़रूर देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम हो। अच्छा, आगे फिर पहले के आपने कहा कि मैं बाबर आजम को इसलिए मौका दिया क्योंकि श्रीलंका के अंदर पिच इस किस्म की कंडीशन जिस तरह है, तो इस तरह भी मोहम्मद रिजवान को भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, श्रीलंका का भी तजर्बा, तो उनको क्यों ड्रॉप किया गया? क्या वो बाबर आजम से बेहतर ऑप्शन नहीं था श्रीलंका के लिए मोहम्मद रिजवान? और उस्मान खान के वाले से बताइएगा कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि कोई इतनी खातिर ख्वान की कारकर्दगी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सिलेक्ट किया गया। इस पर बता दीजिए। देखिए आपने देखना होता है कि आपकी एक जो टीम है उसकी बैटिंग कंपोजिशन क्या बनती है। तो आप उसमें बाबर तो बिल्कुल कोच को भी लगता है, कैप्टन को भी लगता है कि देख ही कैन प्ले अ वाइटल रोल इन दिस टीम। तो इसका मकसद ये नहीं होता कि हम एक को चांस दिया है तो दूसरे को क्यों नहीं दिया। आपने ये देखना कि आपकी टीम जो है वो किस तरह से एक कंपेटिटिव बैटिंग लाइनअप बन सकती है। तो ये कंपैरिजन तो बिल्कुल हम तो ऐसे सोचते भी नहीं कि ये आगे को दूसरा क्यों नहीं आया। तो आई थिंक इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है कि एक को सिलेक्ट किया तो दूसरे को क्यों नहीं किया। आपने देखना है कि वो फिट बेटर इन दिस स्क्वाड और टीम किस प्लेयर से बेहतर बन सकती है। उस्मान खान की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपने देखना ही होता है कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी है और जिस टाइप की
आपको क्रिकेट चाहिए, आपने जब 7-8 बैट्समैन एक कंपोजिशन बनाते हैं तो उसमें आपने देखना है कि किस टाइप के प्लेयर मिलके एक यूनिट, बैटिंग यूनिट बने जो कि किसी भी टोटल या किसी भी कंडीशंस में जाके परफॉर्म कर सके। सलमान, मेरा सवाल आपसे है कि बाबर आजम के फॉर्म के ऊपर तो बड़े सवालात हो चुके हैं, लेकिन आप एज अ कैप्टन क्या सोचते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म आपके लिए कितनी कंसर्निंग है? एक तो होम कंडीशन पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, इवन अवे में भी जाके देख लिया कि वहाँ भी परफॉर्मेंस नहीं थी, और अब वर्ल्ड कप चूंकि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, एज अ कैप्टन आपके लिए कितना कंसर्निंग पॉइंट है? एंड सेकंड, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम द हेड कोच माइक हैसन. Mike, we're going with the most inexperienced guy, Khaja Janafe, as a wicket-keeper batter, while the other hand, Usman Khan is also not performing up to the mark. Do you think that it's a pretty good option for Pakistan? And we have also Mohammad Rizwan, who is not being part of the team from the last 1 year. Look, firstly, I'll answer your part about Usman Khan. You've said he's underachieved. Usman Khan has been exceptional since he's come back into the Pakistan side. He's been not out in the 3 chases that we've won when we've been losing wickets at other ends, so he showed his experience. And his wicket-keeping has probably been better than expected in terms of the way that he kept. If you see the way he kept in Sri Lanka, it was of high quality. So the role that we have for our keeper bat is someone through the middle. So it's like a 5-6 in terms of batting at 5 or 6, so you're not comparing the same. And Rizwan is a top order batter, so there's no spot in that role for our wicketkeeper. Khawaja Nafe, we'd looked at Sabzada Farhan as being our backup keeper, but unfortunately he became a little bit vulnerable to injury with the extra load from a keeping perspective, so it was something that we didn't want to risk. Sabzada Farhan is a big player for us. The fact that, we would put him in a difficult situation sort of forced our hand a little bit in having somebody else in our squad who could keep. And that's where Khawaja Nafe came in as a power player through the middle and an option to keep if required. So very, very comfortable with the 2 keeping options we have. And Usman Khan has been, he's done a tough role. I mean, he's not going to get large scores in the role that he's batting. But the thing that I do ask is that they see the side through to victory. And he's done that on 3 occasions since he's been back. बाबर एशिया कप के बाद से आया, मुझे लगता है एक मैच में शायद वो मैन ऑफ द मैच भी हुए थे सऊदी के खिलाफ, और वो 1-1 उस टाइम सीरीज ऑन द लाइन थी तीसरी गेम में, और एक मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 70 और भी किए थे। और मुझे लगता है कि वो जब से कमबैक के बाद उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस है नहीं, इतनी बुरी परफॉर्मेंस मतलब आप लोग या लोग दिखाते हैं। हाँ, उनका बिग बैश अच्छा नहीं गया, लेकिन वो एक डिफरेंट कंडीशन है, उस कंडीशन का तो मतलब कोई वही नहीं है, आगे हमको वैसी कंडीशन मिलने ही नहीं वाली। तो मुझे लगता है कि सिंस इज कमबैक वो T20 में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस करें सर, मेरे लिए तो वही मैटर करता है। सलमान भाई, सारी टीमों ने तकरीबन जो अपने प्लेयर्स का नंबर्स हैं वो वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और वो हर एक को पता है। लेकिन हमारी टीम में हम देखा जाए तो बाबर आजम भी अब दोबारा से, उनका जो पिछली सीरीज में नहीं थे, आप वन डाउन खेल रहे थे, तो क्या आप वन डाउन खेलेंगे या बाबर आजम खेलेंगे? क्या हमारी स्ट्रेटेजी है कि 2 प्लेयर्स लाइक आपको और बाबर आजम को एक जैसे प्लेयर समझा जाता है, तो क्या होगा हमारा जो बैटिंग प्लान है? और दूसरा ये कि श्रीलंका में पाकिस्तान का T20 में खासकर रिकॉर्ड बेहतर नहीं, तो क्या कहें? सर पहले तो कोई भी प्लेयर जैसा नहीं है सर, हर प्लेयर का अपना अपना रोल है और अपने अपनी खेलने का तरीका है। मेरा अलग है, बाबर का अलग है, और मेरे ख्याल से सिर्फ जो टीम के ओपनर्स होते हैं उनका ही नंबर जो होता है वो सेट होता है। बाकी तो जो सिचुएशन आपको गिवन डे पे आती है उस तरह अपने यूज़ करने होते हैं अपने प्लेयर। सम टाइम आपको लेफ्ट हैंडर को पहले भेजना पड़ता है, या सम टाइम आपको पावर हिटर को पहले भेजना पड़ता है, क्योंकि जो मुझे लगता है T20 में ओपनर्स के अलावा आपको आइडिया ही नहीं है कि आपको कौन सी सिचुएशन मिलने वाली है। सम टाइम आपके ओपनर 10 ओवर खेल जाते हैं, तो उसके बाद तो फिर जाहिर बात है आपको दूसरे प्लेयर्स को देखना पड़ता है जो पावर हिटर्स हैं। तो मेरे ख्याल से नंबर्स मैटर नहीं करते। हाँ, रोल्स आपको पता होना चाहिए, और वो रोल्स हम सबको पता है कि हमें क्या क्या रोल मिलेंगे और क्या रोल्स हैं हमारे। आखिर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यूँ महसूस हुआ है कि जैसे आप लोगों ने वर्ल्ड कप की टीम बनाने के लिए ना काफ़ी सोच विचार की है। अभी देखें ना, 31 की लास्ट डेट थी, और श्रीलंका से जब खिलाड़ी खेले हैं आपने मैच्योर उनमें देख लिया था किस खिलाड़ी को रखना है, किसको नहीं रखना। इसके बाद होम सीरीज़ हमारी आ रही थी इसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो लग रहा है कि या तो आप होम सीरीज का एडवांटेज लेके टीम अनाउंस कर देते, या श्रीलंका से जैसे ही आप वापस आए थे तो टीम अनाउंस कर देते
ताकि खिलाड़ी बआसानी अपनी समझ पाते कि मैं टीम में हूँ कि नहीं। दूसरा ये है कि आपने सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनको सलमान जूनियर है, उनकी कप्तानी में आप उनको शामिल कर रहे हैं। आपको पता पाकिस्तान टीम का कल्चर क्या है, जिसका शिकार 12 बार आप भी हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी बाबर की और सलमान की? जी रफीक साहब, काफ़ी आपने सवाल कर दिए हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई उसमें ये है कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि टीम को अनाउंस आपने लेट किया या और लेट कर देते, तो एज़ पर जो रिक्वायरमेंट होती हैं वर्ल्ड कप की, उसके कुछ नाम है। आज 30th तक हमने नाम देने, तो 30th तक हम ये देखते हैं कि अब ये तो नहीं हो सकता कि लास्ट मोमेंट पे जो आखिरी मैच हुआ उसमें किसी की परफॉर्मेंस है तो वो इन हो जाएगा, कि किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो वो टीम से बाहर हो जाएगा। और ये वही टीम है, अगर आप देखें तो पिछले जो 3-4 सीरीज़ हुई हैं वो उसकी कंटिन्यूटी ऐसे नहीं है कि कोई वर्ल्ड कप के लिए कि हमको बहुत स्पेशल कोई डिफरेंट टीम बना रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर एट टाइम्स देखा जाता है कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट थोड़ी सी चॉइसेस आपकी बदल जाती है। और जहाँ तक बात है, एक चीज़ इन्होंने अभी बात की है कि बाकी टीमों सबका पता है कि कौन सा नंबर है, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनका ये नहीं पता कि कौन सा नंबर है। हम बहुत ज़्यादा अभी भी T20 क्रिकेट को टेस्ट की तरह लेते हैं या वनडे की तरह लेते हैं। T20 इज़ इंटायरली डिफरेंट। अब अगर आपसे मैं किसी भी टीम का पूछ लूँ ना, तो मुझे नहीं पता, ये ना आगा कोई पता होगा कि बाकी श्रीलंका की कौन सी बैटिंग ऑर्डर है या इंडिया का कौन सा बैटिंग ऑर्डर है। सो आई थिंक ये थोड़ा सा हमें T20 क्रिकेट को डिफरेंट तरीके से सोचना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। और आगा की जहाँ तक बात है, अगेन आगा इज़ लाइक वेरी सीनियर प्लेयर एट द मोमेंट। पिछले 4-5 साल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज इसने पाकिस्तान के लिए दी हैं। सो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है कि कौन कैप्टन है और मैं कैप्टन नहीं हूँ। बाबर भी कैप्टन रह चुके हैं, अब आगा सलमान है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई सोच रहा है, और इस तरह से सोचना भी चाहिए। सलमान, लास्ट मैच में हमने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ आपके अंदर एक AB डिविलियर आया हुआ था, जो फैंस कह रहे थे कि अचानक पता नहीं क्या हुआ। उसकी वजह बता दें क्या हुआ, आपकी गेम एकदम इन्हांस हो गई। दूसरा आकिब भाई, आपसे सवाल है, लास्ट 3 ICC टूर्नामेंट्स में हम ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट हुए हैं, उसके बाद हमने देखा कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक नहीं करता। तो अब आपने स्क्वाड का ऐलान किया ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए, बतौर सेलेक्टर आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्योंकि साबिक चीफ सेलेक्टर मीडिया में आके कह चुके हैं, जब हारे थे तो उनका कहना था कि ये पूरी टीम हारी है, पूरी सिलेक्शन कमेटी थी, अकेला मेरा फैसला नहीं था। तो आप बता दें, आप इस स्क्वाड को ऑन करें। पहले मैं ऑन कर लेता हूँ स्क्वाड। देखिए, अब एक टीम बनाती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पे भी उतनी है जितनी सबके ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। लेकिन देखिए, हमारा मकसद क्या ये होता है कि मैं गलत साबित हो जाऊँ या कोई सही साबित हो जाए। जो पास्ट आपके जितने टूर्नामेंट हुए हैं वो पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, इसीलिए सेकंड स्टेज पे नहीं गया, और उसके इंडिकेटर्स हमेशा आपको नज़र आ रहे होते हैं। ये जो टीम है, ये जो स्क्वाड है, ये पिछले अगर आप जो आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंसेस, प्रीवियस परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसी के बेस के ऊपर कोई आप बात करते हैं। सो आई थिंक जिस तरह के कॉम्बिनेशन चला रहे हैं ये कोच और कैप्टन, आई थिंक इससे आपको भी होप तो है डेफिनेटली, और मुझे भी बहुत होप है कि ये टीम एक ऐसा नहीं है कि आपने राइट बिफोर द वर्ल्ड कप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये वही लोग हैं, जो बंच ऑफ प्लेयर्स जो खेलते आ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई होप कि पाकिस्तान इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप में अच्छा ही ना करे, ये वर्ल्ड कप भी जीते। यार AB डिविलियर तो पता नहीं, लेकिन उस वक्त गेम की रिक्वायरमेंट ही ये थी। मतलब हमको 12 ओवर में 160 चेस करना, और हमारा स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हो सका था जितना हम चाहते थे। साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए थे, और वो गेम की जो डिमांड है सर, हमको उस तरह खेलना ही खेलना है। और वो गेम की डिमांड उस टाइम पे यही थी कि पावर प्ले में जितना यूटिलाइज किया जा सके करना है, और AB डिविलियर नहीं, सलमान ले आ गई था सर साहब। Mike, your thoughts on Haris Rauf exclusion, and what about
your opinion about Babar Azam. Has he improved enough when you last spoke, when you joined the Pakistan team after a long gap? Oh, look, I think firstly, when we decided to only take 3 seamers to Sri Lanka, there are obviously going to be some unlucky seamers. And I mean, Wasim Jr., Ahmed Danielle, and Haris Rauf are 3 that were certainly considered, but there's no spot, unfortunately. The 3 that are going, Shaheen Shah Afridi, Salman Mirza, and Naseem Shah, can all bowl in all 3 phases of the game, which is really important when you're potentially only going to play 2 in Sri Lanka. So, previous World Cups and previous thing, we've always taken an extra seamer because conditions have dictated that. Whereas, in this situation, we haven't gone down that path. So we've only picked 3 frontline seamers with Fahim Ashraf as the all-rounder if we decide to play 3. So, so that was pretty straightforward, albeit some very good players missed out. In terms of Babar Azam, I mean, we see a very different role for Babar than you've seen in the BBL. We don't see him opening the batting. He hasn't opened the batting for us because the ability to attack the power play is very important. But Babar Azam has lots of other skills to offer us. And I think when we talked about bringing Babar back into the T20 side, it was to complement the other players that we have. And I think he certainly has the skill to control the middle overs if required, and then to feed the strike to certain players. And also, if we're chasing a lower score, he certainly has that ability to control the chase. So, different skill set. But yeah, I'm pleased that Babar has bought into what we're trying to do as a team. And albeit the conditions in Australia are significantly different than what we're going to face in Sri Lanka. So, we factored all those things in. We know what a world-class player he is. And we also know that he's very flexible in terms of how he can play, depending on what the team requires. Last question. जी आकिब भाई मोहम्मद अमजद अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि शाहीन इंजरी का शिकार हो गए थे, क्या वो फुली रिकवर हो गए हैं और इस वर्ल्ड कप के लिए कितने फिट हैं? आप समझते हैं कि वो परफॉर्मेंस जो उनकी थी वो दे सकेंगे? सेकेंडली, वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ रही थी और एक्सपेक्टेड था कि शायद उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन स्क्वाड में नहीं शामिल किया गया। उसके पीछे क्या वजह है? इसी का जो आखिरी मेरा जो क्वेश्चन ये है कि कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फरमाया कि अभी तक ये डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिसाइड करेगी कि आइदर वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड कप और नॉट। आज साथ ही आपने टीम अनाउंस कर दी है, क्या गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया है कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप में शामिल होगी? और अगर डिसाइड नहीं हुआ तो फिर इतनी जल्दी जो है वो टीम अनाउंस करने के पीछे कोई वजह? आखिरी सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। देखिए, हम सिलेक्टर्स हैं, हमारा काम है टीम को सिलेक्ट करना, और ये इतनी जल्दी नहीं है, ये खासी डेड लाइन के पास जाके टीम अनाउंस कर रहे हैं। 30th इज़ द डेड लाइन। तो दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, तो डेफिनेटली उन्होंने ही करना है, तो इसमें हम तो मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। डेफिनेटली चेयरमैन साहब ने भी कहा कि गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन, तो डेफिनेटली विल वेट फॉर देयर डिसीजन। दूसरा, मोहम्मद वसीम के बारे में आपने पूछा है। एज माइक मेंशन, आपकी जो T20 क्रिकेट है उसमें 2 तरह के बॉलर्स आप देखते हो।